जय जिनेन्द्र। आज हम 3 लोक की रचनाओं का जो बचा हुआ हिस्सा है वो देखेंगे। सबसे पहले हम मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोहे सर्वसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गोपूरं, मंगलम कुंदकुंदालु, जय धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्यमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। पिछले सप्ताह हमने 3 लोक का सामान्य स्वरूप समझा था कि ये 3 लोक कहाँ हैं, आकाश द्रव्य क्या है, 3 लोक कितना ऊंचा है, लंबा चौड़ा कितना है, मोटा कितना है, चौड़ा कितना है, राजू क्या है, 3 लोक में कौन कौन बसते हैं, 3 लोक का आकार किसके समान है। ये सब बातें पिछली बार हमने गणित के आधार से समझी थी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आदि चीजें। साथ में हमने अधोलोक कितना बड़ा है, अधोलोक का क्या आकार है, अधोलोक में कौन कौन रहते हैं, ये सब बातें भी हमने विस्तार से समझी थी। मध्यलोक की हमने बहुत संक्षेप में चर्चा की थी और ऊर्ध्वलोक की भी अति संक्षेप में चर्चा की थी। तो आज का हमारा विषय का जो केंद्र बिंदु रहेगा वो मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक रहेगा। खासकर हमें ये थोड़ा सा आज विचार करना है कि जो दुनिया आज जो हमारी कह रही है, जो दुनिया मतलब साइंस जिसको पूरा वर्ल्ड कह रहा है, साइंस ने जो खोज की है और जैन दर्शन में जो लिखा है, उनमें क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या विषमताएं हैं, कहाँ हम और जैन दर्शन और विज्ञान कहाँ डिफर करता है और कहाँ जैन दर्शन और विज्ञान एक सी बात कहता है। इन सब बातों पे हम विचार करेंगे। और खासकर जो अनेक रचनाएं मध्यलोक में आती है, जम्बू द्वीप, दाई द्वीप, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, असंख्यात द्वीप समुद्र, सुदर्शन मेरु, इन सब चीजों की भी चर्चा आज हम करेंगे। और ज्योतिष लोक जिसके अंदर लोगों का बहुत उत्साह रहता है कि ये सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे क्या है, आदमी चंद्रमा पे पहुंच सकता है कि नहीं पहुंच सकता है। कई लोग कहते हैं पहुंच सकता है, साइंस कह रहा है पहुंच सकता है, धर्म वाले कह रहे हैं नहीं पहुंच सकता है। ऐसा लगता है कि कौन सत्य है कौन असत्य है। तो हम ज्योतिषी लोक को भी समझेंगे। ज्योतिषी लोक के हिसाब से होने वाली सूर्य चंद्रमा का जो गमन है, उस सूर्य चंद्रमा के गमन के अनुसार दिन रात के विभाग को समझेंगे, ऋतुओं के परिवर्तन को समझेंगे, चंद्रमा का जो परिवर्तन है जिससे कि 15 दिन अमावस्या आती है, 15 दिन बाद पूर्णिमा आती है, वो भी हम समझेंगे। एक साल के अंदर पूरा जो सूर्य का परिवर्तन होता है उसको हम समझेंगे। और जो आपके प्रश्न होंगे उसका हम जवाब देंगे। आप लोगों को आवाज बराबर आ रही है? यदि कोई भी यदि कोई है जो सुन रहा हो तो वो कृपया करके इतना बता दे कि आवाज बराबर आ रही है अथवा नहीं आ रही है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, थैंक यू कीर्ति जी। हाँ, तो हम समझ रहे थे ये सब रचनाओं को हम आज समझेंगे। तो हम सबसे पहले जहाँ हमने पिछली बार छोड़ा था हम वहां से प्रारंभ करते हैं। पिछली बार हमने
जम्बू द्वीप पर छोड़ा था। जम्बू द्वीप कैसा है, किस तरह का है, थोड़ा सा हम इसको देखते हैं। जम्बू द्वीप कहाँ है, सबसे पहले विचार करें कि जम्बू द्वीप आखिर है कहाँ। ये जो आपको दिख रहा है, ये 3 लोक का हमारा सामान्य नक्शा है, जिसको हम लोकाकाश भी कहते हैं। इसके अंदर ये जो हमारा हिस्सा दिख रहा है यहाँ, सबसे पहले तो ये 3 लोक है और 3 लोक के बीचों बीच में त्रस नाड़ी है, और त्रस नाड़ी के ठीक बीच में ये मध्य लोक है, और मध्य लोक में गोलाकार रूप से असंख्यात द्वीप समुद्र है, और उनके ठीक मध्य में सुदर्शन मेरु है। और वो सुदर्शन मेरु जिस द्वीप के अंदर है, उस द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप। इस जम्बू द्वीप के अंदर जो सुदर्शन मेरु है, इस मेरु की ये जम्बू द्वीप बिल्कुल ठीक मध्य में स्थित द्वीप है। माने मध्य लोक है जो चौकोर है, जैसे कि हम इस चित्र में देख सकते हैं कि मध्य लोक कैसा आपको दिखाई देगा। ऊपर से देखेंगे तो मध्य लोक ऐसा चौकोर हमें दिखेगा, ऐसा चौकोर जो अपने को दिख रहा है। और इस चौकोर मध्य लोक के अंदर गोल गोल आकार के असंख्यात द्वीप समुद्र है, और 4 कोने बाद में छूटे हुए हैं। उन गोल गोल आकार वाले असंख्यात द्वीप समुद्रों में जो सबसे बीच का द्वीप है, उसका नाम है जम्बू द्वीप। मैं आप लोगों से प्रश्न करता हूं, यदि आप में से कोई को आता हो, कि ये जम्बू द्वीप जो है किसके आकार का है, ये मेरा प्रश्न है। दिख रहा है आपको बराबर? सॉरी, हाँ आपको दिख रहा है। ये हमारा 3 लोक है, और इस 3 लोक के बिल्कुल ठीक मध्य में त्रस नाड़ी है। ये 3 डायमेंशनल 3 लोक का पिक्चर है, जिसमें आप ऊंचाई, चौड़ाई और गहराई तीनों देख सकते हैं। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हो कि इसके अंदर जो त्रस नाड़ी है वो बिल्कुल मध्य में है, यहाँ एकदम ये सेंटर में, ये सेंटर में त्रस नाड़ी है। और इस त्रस नाड़ी के जो नीचे का हिस्सा है वो अधोलोक कहलाता है, और ऊपर का हिस्सा ऊर्ध्वलोक कहलाता है। तो इस मध्य के अंदर, इस त्रस नाड़ी के भी मध्य में यदि आप देखेंगे, ठीक मध्य में ऐसे गोल गोल अनेक रचनाएं हैं। ऐसे तो चौकोर है, क्योंकि त्रस नाड़ी चौकोर है, तो ये चौकोर है, लेकिन चौकोर के बीच में गोल गोल अनेक रचनाएं हैं। एक दूसरा चित्र में आपको दिखाता हूं, जिसका आपको थोड़ी और दिख रहा है। आपको ऊपर से देखेंगे तो हमको इस तरह की दिखाई देगी, ये चौकोर एक रचना दिखेगी, और बीच में गोल गोल अनेक द्वीप और समुद्र दिखाई देंगे। उस चौकोर के अंदर बीच में तो ये गोले गोले असंख्यात द्वीप समुद्र है, और अंत में 4 कोने हैं जो कि पृथ्वी है। पुनः अपन यहीं आ जाते हैं। अब इसके ठीक मध्य में ये जो चौकोर स्थान है, इसके ठीक मध्य में गोल आकार का एक जम्बू द्वीप है, बिल्कुल ठीक गोल आकार का। जो कि थाली के समान गोल है। किसके समान गोल है वो? थाली के समान गोल है। मेरा प्रश्न था, मैं आपको दिखाता हूं। मेरा प्रश्न है कि इस जम्बू द्वीप का नाम जम्बू द्वीप क्यों है? यह आपका मेरा आप सब लोगों से प्रश्न है। यदि कोई भी उत्तर दे सकता हो, आकाश शाह जी, परिणीता जी जैन, अमित जैन,
ज्ञान रांका, सोनाली जी शाह, आदित्य अजमेरा, दिलीप मेहता जी, सुनील जैन साहब, जो भी लोग हैं, जितने भी लोग, सबसे मेरा एक प्रश्न है, यदि आप लोग बता सकते हैं तो फिर तो मैं बात करूंगा ही। इस जम्बू द्वीप को जम्बू द्वीप क्यों कहा जाता है? मैं बताता हूँ इसका उत्तर। इस जम्बू द्वीप को जम्बू द्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक जम्बू नाम का वृक्ष है। जैसे हमारे जामुन के वृक्ष होते हैं, उसी प्रकार एक जामुन के आकार का एक पृथ्वी का एक वृक्ष है। उस वृक्ष के कारण इसका नाम जो है जम्बू द्वीप है। इसका व्यास अर्थात इसका डायामीटर कितना बड़ा है? डायामीटर मेरे ख्याल से आप लोग सब परिचित होंगे। इसका डायामीटर कितना है? 1,00,000 योजन इसका डायामीटर है। 1,00,000 योजन। 1,00,000 योजन अर्थात कितने माइल हुआ, कितने मील हुआ वो? चूंकि एक योजन में 4000 माइल्स होते हैं, 1 योजन इक्वल टू 4000 माइल, तो 1,00,000 योजन में कितने माइल होंगे ये आप बताइए। एक 1,00,000 योजन अर्थात 40 करोड़ मील। 40 करोड़ मील का इसका व्यास है, डायामीटर है। इसके ठीक मध्य में सुदर्शन मेरु है। जैसे कि मनुष्य के शरीर के ठीक मध्य में नाभि होती है, उसी प्रकार इस जम्बू द्वीप के ठीक मध्य में सुदर्शन मेरु नाम का एक पर्वत है। इसे मेरु अर्थात पर्वत कहा जाता है। ये पर्वत है, पर्वत का नाम मेरु है और सबसे पहला ये मेरु है जिसका नाम सुदर्शन है। इस जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र हैं। आपको चित्र दिखाते हैं जिससे आपको सब समझ में आएगा कि कौन कौन से ये 7 क्षेत्र हैं। इस प्रकार का जम्बू द्वीप है जो कि बिल्कुल गोल है, थाली के समान। अन्य जितने द्वीप समुद्र हैं, अन्य जितने भी द्वीप समुद्र हैं वे थाली के समान गोल नहीं है। वे किसके समान गोल है? तो बता सकता, अन्य जो द्वीप है, समुद्र है, जैसे जम्बू द्वीप को घेर के लवण समुद्र है, लवण समुद्र को घेर कर धात्रीखंड द्वीप है, धात्रीखंड द्वीप को घेर कर कालोददी समुद्र है, कालोददी समुद्र को घेर कर पुष्कर द्वीप है, पुष्कर द्वीप को घेर कर पुष्करवत समुद्र है। मेरा प्रश्न है कि सबसे मध्य में जो जम्बू द्वीप है वो तो थाली के आकार का है, जैसे हमारी थाली होती है उसके आकार का जम्बू द्वीप है। लेकिन बाकी के जितने भी द्वीप समुद्र हैं वे सब चूड़ी के आकार के हैं। जैसे थाली को घेर के यदि ये कोई आसपास चूड़ी बनाई जाए, कोई चूड़ी होती है वो थाली को घेर के स्थित होती है, थाली के चारों तरफ होती है, ठीक उसी प्रकार जम्बू द्वीप को घेर कर ये द्वीप समुद्र स्थित है जो कि चूड़ी के आकार के हैं। यद्यपि इनका नाम हमने चूड़ी कहा है, लेकिन ये चूड़ी नहीं है, ये बड़ा बड़े चूड़ा है। क्यों चूड़ा है बड़े बड़े? क्योंकि जम्बू द्वीप यदि 1,00,000 योजन का है तो ये इनको घेर के जो द्वीप है या समुद्र है, लवण समुद्र, वो लवण समुद्र 2,00,000 योजन का है। अर्थात लवण समुद्र के एक सिरे से दूसरे सिरे की जो केवल चौड़ाई है, एक तरफ की वलय व्यास जिसे हम कहते हैं, वो अकेला 2,00,000 योजन का है। मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूँ क्या मैं बात कह रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। सबसे पहले तो हम ये जम्बू द्वीप देख लें क्या है। हाँ, ये जो है ये यहां से यहां तक तो है ये 1,00,000, और ये अकेला जो इतना हिस्सा है कितना, ये यहां से केवल यहां तक का ये अकेला 2,00,000 योजन का है। इसलिए मैंने कहा कि ये चूड़ी नहीं है, चूड़ा है। यद्यपि दिखने में छोटा दिख रहा है क्योंकि हमने स्केल के हिसाब से नहीं बनाया है, लेकिन वास्तविक स्थिति में यह है कि इस जम्बू द्वीप के व्यास जो 1,00,000 है उससे लवण समुद्र का व्यास 2,00,000 है। 2,00,000 केवल यहाँ का है कि पूरे इस क्षेत्र के अंदर सब जगह आप जाएंगे सब जगह 2-2 लाख मिलेगा। इसका वलय व्यास कहा जाता है 2,00,000। यदि सूची व्यास निकाले, सूची व्यास होता है एक कोने से इस कोने तक की लंबाई, वो कितनी होगी? तो 2 इधर है 2 इधर है 4 और एक
बीच का, ऐसे 5 लाख व्यास इसका सूची है और 2 लाख इसका वलय व्यास है। और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि जम्बूद्वीप के अंदर 7 क्षेत्र है। कितने से क्षेत्र हैं? 7 और 6 पर्वत हैं। तो वो देखते हैं कौन से वो 7 क्षेत्र है और 6 पर्वत है। ये हमारा जम्बूद्वीप है और इस जम्बूद्वीप के ठीक मध्य में सुमेरु पर्वत है। ये थाली के समान गोल है और जैसे कि कोई थाली के अंदर 6 बीच में यदि उसके कट लगाए जाएं तो उसी प्रकार की इस थाली के अंदर 6 जो है वो पर्वत है जो कि पूर्व से पश्चिम समुद्र तक फैले हुए हैं। इसको घेर के लवण समुद्र है चारों तरफ। इधर भी समुद्र है, तो यहाँ जो समुद्र है यहाँ से लेके यहाँ भी समुद्र है, इधर भी इसके बाहर और इसके बाहर भी समुद्र है। तो ये इधर पश्चिम समुद्र को छूता है हिमवंत पर्वत और इधर पूर्व समुद्र को छूता है। इस प्रकार ये पूर्व से पश्चिम तक ये हिमवंत पर्वत फैला हुआ है और पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ ये समुद्र को छूता है, लवण समुद्र को। और ये हिमवंत पर्वत है। उसके बाद फिर अगला महाहिमवंत पर्वत है, फिर निषद है, फिर निषद पर्वत के बाद नील, रुक्मी और शिखरी, ऐसे 6 पर्वत इस जम्बूद्वीप में है जिससे कि इसके 7 विभाग हो जाते हैं। और उन 7 विभागों के नाम है भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत, ऐरावत। ऐसे 7 क्षेत्र हैं। 6 पर्वत है, हिमवत, महाहिमवत, निषद, नील, रुक्मी, शिखरी। और हर एक पर्वत के ऊपर एक सरोवर है, पद्म, तिगिंच, महातिगिंच, ऐसे 6 सरोवर है। अर्थात सरोवर अर्थात बड़े बड़े तालाब है जिनसे नदियां बहती है। और इन 6 सरोवरों से 14 महानदियां बहती है जिनके नाम गंगा, सिंधु आदि है। किसी को प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, अन्यथा हम आगे चलते हैं। ये जम्बूद्वीप है हमारा और इस जम्बूद्वीप के ये 6 पर्वत और 7 क्षेत्र है। हिमवंत, महाहिमवंत, निषद, नील, रुक्मी, शिखरी, ऐसे 6 पर्वत है। और इसके अलावा बाकी छह पर्वत है और बाकी 6 पर्वतों के अलावा 7 क्षेत्र हैं और 6 सरोवर, 14 महानदियां। आगे चलते हैं हम। इस जम्बूद्वीप के ठीक मध्य में, जैसा मैंने कहा था आपसे, सुदर्शन मेरु है जिसका मैं चित्र आपको दिखाता हूं और इसकी कितनी ऊंचाई चौड़ाई है ये भी हम समझेंगे। इस सुदर्शन मेरु की ऊंचाई 1 लाख योजन है
जो कि लगभग 40 करोड़ मील के बराबर है। इसकी चूलिका अर्थात जैसे किसी भी पर्वत के ऊपर की कोई चोटी होती है, उसी प्रकार इस पर्वत की चोटी जो है, चूलिका जिसको हम कहें, वो 40 योजन की है। वो 40 योजन भी कोई कम नहीं है, 1,60,000 मील के बराबर है। इस पर्वत की जड़ चित्रा पृथ्वी में 1000 योजन की है, माने पृथ्वी के अंदर ये पर्वत 1000 योजन गहरा है, पृथ्वी के अंदर 1000 योजन और पृथ्वी से ऊपर 99,000 योजन ऊंचा है। इस पर्वत पर 4 वन हैं जिनके नाम है भद्रशाल वन, जो कि इस चित्रा पृथ्वी पे है, जहाँ पे हम रहते हैं उसी पृथ्वी पे भद्रशाल वन है। और हमारी इस पृथ्वी से 500 योजन ऊपर जाकर नंदन वन है, और उस नंदन वन से भी 62,500 योजन ऊपर जाकर सोमनस वन है, और सोमनस वन से 36,000 योजन ऊपर जाकर पांडुप वन है। इस प्रकार इस मेरु पर अलग अलग ऊंचाइयों पर 4 वन है, और हर एक वन की चारों दिशाओं में एक एक अकृत्रिम चैत्यालय। इस प्रकार 4 वनों के 4 दिशाओं के कुल 16 अकृत्रिम चैत्यालय इस मेरु पर्वत पर विद्यमान है। ऐसे कुल 5 मेरु है जो मैं आपको दिखाऊंगा। उन 5 मेरु संबंधी कुल 80 अकृत्रिम जिन चैत्यालय है। आवाज आ रही है आप लोगों को स्पष्ट? यदि कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज मुझे बताइए ताकि उसको हम सुधार सकें। ठीक है। अभी तो ये हमारा मेरु, सुदर्शन मेरु है। और यह सुदर्शन मेरु इस जम्बू द्वीप के अंदर नाभि के समान स्थित है। इस जम्बू द्वीप में जो 7 क्षेत्र, 6 पर्वत, 6 सरोवर और 14 महानदियां हैं, हम अभी उसका भी क्या क्या उसका स्वरूप है हम समझेंगे अभी। ठीक है। हाँ, आप लोग इस जम्बू द्वीप संबंधी कोई एनिमेटेड मूवी देखना चाहेंगे? एक एनिमेटेड मूवी देखते हैं हम, फिर हम आगे चलते हैं। जम्बूद्वीप लवण समुद्र मानचित्र। 2.5 द्वीप में अनेक द्वीप और अनेक समुद्र हैं। उन्हीं द्वीपों और समुद्र में से एक जम्बूद्वीप और लवण समुद्र है। जम्बूद्वीप का आकार थाली के समान गोल होता है। जम्बूद्वीप का व्यास 1,00,000 योजन यानी 40 करोड़ मील होता है। जम्बूद्वीप में 7 क्षेत्र, 14 महानदियां, 6 पर्वत तथा 2 खंड होते हैं। इस जम्बूद्वीप के बीचों बीच नाभि के समान सुदर्शन मेरु है। इस सुदर्शन मेरु पर 4 वन होते हैं। उनके नाम भद्रशाल वन, नंदन वन, सोमनस वन, पांडुप वन है। चारों वनों में, चारों दिशाओं में एक एक अकृत्रिम चैत्यालय विद्यमान है। तो ये हम लोगों ने एक शॉर्ट
जम्बू द्वीप संबंधी एक एनिमेटेड मूवी देखी, जिसमें जम्बू द्वीप के अंदर कितने क्षेत्र है, कितने पर्वत है, इन सब की जानकारी दी गई। एक बार फिर से हम जम्बू द्वीप का नक्शा देते हैं और फिर उसके बाद में हम सुदर्शन मेरू की चर्चा करेंगे। ये हमारा जम्बू द्वीप है। आवाज आ रही है आप लोगों को? ये जम्बू द्वीप के ठीक नीचे दक्षिण में भरत क्षेत्र है और भरत क्षेत्र के बाद हिमवत क्षेत्र है। भरत और हिमवत के बीच में हिमवत पर्वत है और हिमवत क्षेत्र के बाद महाहिमवत पर्वत है। महाहिमवत पर्वत का निषद पर्वत, निषद पर्वत के बाद ये बीच में जो आपको छोटा हिस्सा दिख रहा है, ये विदेह क्षेत्र है। इसके बाद में नील पर्वत है और नील पर्वत के बाद है रम्यक क्षेत्र। रम्यक क्षेत्र के बाद है रुक्मी पर्वत। रुक्मी पर्वत के बाद है हिरण्यवत क्षेत्र। हिरण्यवत क्षेत्र के बाद है शिखरी पर्वत और शिखरी पर्वत के बाद है ऐरावत क्षेत्र। अर्थात भारत ये जम्बू द्वीप के उत्तर में है ऐरावत क्षेत्र और दक्षिण में है भरत क्षेत्र। इस प्रकार से पूरा जम्बू द्वीप है और हर एक पर्वत पर एक एक तालाब है। जैसे पहले हिमवत पर्वत पर पद्म तालाब है, दूसरे महाहिमवत पर्वत पर महापद्म तालाब है, तीसरे निषद पर्वत पर तिगिंच तालाब है और फिर उसके बाद में नील पर्वत पर केसरी तालाब है, रुक्मी पर्वत पर महापुंडरीक और शिखरी पर्वत पर पुंडरीक तालाब है। इस प्रकार से ये 6 पर्वत पर एक एक तालाब है, 6 तालाब है। और हर एक तालाब से जो हम इनको नाम दे रहे हैं हम तालाब, क्योंकि हम अपनी भाषा में कह रहे हैं, यद्यपि ये तालाब नहीं है, आज के हमारे सरोवर से भी इनकी लंबाई चौड़ाई वो और अधिक है। इसके अलावा हेमवत पूजा, इसके अलावा ये जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में जो 3 क्षेत्र हैं, भरत क्षेत्र, विदेह क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र, इन 3 क्षेत्रों में कर्म भूमि की रचना है। पूजा दरवाजा बंद कर देना पड़ा। अब इस जम्बू द्वीप के ठीक मध्य में जो सुदर्शन मेरू पर्वत है, जम्बू द्वीप के ठीक मध्य में जैसा हमने कहा था सुदर्शन मेरू है, तो सुदर्शन मेरू का चित्र हम देखते हैं कैसा है वो सुदर्शन मेरू। इस सुदर्शन मेरू पर्वत की जो जड़ है, तो सुदर्शन मेरू पर्वत की जड़ पृथ्वी के अंदर 1000 योजन की है। ये पृथ्वी पे इसकी जड़ है 1000 योजन की। और उस दिन जैसा मैंने आपको बताया था, पहली पृथ्वी जो है, पहली पृथ्वी, उस दिन बताया था कि पहली पृथ्वी जो सबसे पहली रत्न प्रभा पृथ्वी है, जिसके 3 भाग है, खर भाग, पंख भाग और अवबहुल भाग। उन 3 भाग में सबसे पहला जो ऊपर का खर भाग है वो 16000 योजन का है
और दूसरा पंख भाग 84,000 योजन का है। तीसरा नीचे का अवबोल भाग 1,00,000 योजन का है। खर भाग में और पंख भाग में भवनवासी और यंत्र देवों के आवास है और पंख बोल अवबोल भाग में नारकियों के निवास है। इसको हम देखते हैं चित्र में। ये खर भाग है ऊपर का, ये बीच का पंख भाग है और नीचे का अवबोल भाग है। ये ऊपर खर भाग और पंख भाग में देवों के भवन है, देवों के निवास स्थान है और साथ में अकृत्रिम चित्यालय है 7 करोड़ 72 लाख। और नीचे का जो अवबोल भाग है उसमें रत्न प्रभा नाम का पहला नरक है। और इस पृथ्वी के ऊपर ये भद्रशाल वन है और भद्रशाल वन की चारों दिशाओं में 4 अकृत्रिम चित्यालय जहाँ की सुमेरु पर्वत है। फिर उससे 500 योजन ऊपर नंदन वन है, उससे 36,500 योजन ऊपर जाकर सोमनाथ वन है और उससे भी 62,500 योजन ऊपर जाकर 62,000 योजन ऊपर पांडुप वन है और पांडुप वन के ऊपर ये चूलिका है और चारों वनों पे चारों दिशाओं में अकृत्रिम चैत्यालय है। इस प्रकार से ये मेरु पर्वत की रचना है। अब ये जो मैं बता रहा था आपको उस दिन, ये सूर्य चंद्रमा कहाँ घूमते हैं, तो ये सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारे यहाँ, ये सारे जितने भी हैं ज्योतिष देवों के मान वो सब यही है। ये सब यही के यही है। सब हम थोड़ा ज्योतिष देव की रचना समझते हैं। ज्योतिषी देव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनकी क्या स्थिति है, ये हम समझते हैं यहाँ पर। ये ज्योतिषी देव, इनकी स्थिति माने ये कहाँ है, तो ये हमारी जो पृथ्वी है, जिस पृथ्वी पे हम रह रहे हैं, उस पृथ्वी से 790 योजन ऊपर जाने पर ये ज्योतिषी देव की स्थिति चालू होती है, जो हमारे यहाँ से लगभग 47,40,000 किलोमीटर ऊपर है। यानी सबसे यदि पहला ज्योतिषी विमान हमें मिलेगा, ज्योतिषी देव का विमान, तो लगभग 47.5 लाख किलोमीटर ऊपर मिलेगा। और ये कहाँ तक है ये ज्योतिषी देव, तो ये चित्रा पृथ्वी से 790 योजन ऊपर से चालू होकर और 900 योजन तक है, अर्थात 900 योजन बाद कोई ज्योतिषी देव नहीं है। इसका मतलब ये 110 योजन की मोटाई में स्थित है। लगभग 54 लाख किलोमीटर ऊपर तक ही ज्योतिषी देव की स्थिति है, उसके बाद नहीं है। मतलब 47.5 से लेकर 54 अर्थात 48 6,60,000 किलोमीटर की ऊंचाई में ये सारे ज्योतिषी देव स्थित हैं। इनका जो फैलाव है वो 110 योजन का है। 110 योजन जो कि लगभग हमारे 6,40,000 किलोमीटर हो रहे हैं। ये मेरू से 1121 योजन दूर रहकर सदा प्रदक्षिणा देते हैं। सुमेरु पर्वत से जो सबसे कम दूरी वाला भी विमान है वो कम से कम 1121 योजन की दूरी को मेंटेन करता है। यानी 1121 योजन दूर रहकर ये सभी विमान जो हैं ज्योतिषी देव के, वो उसकी प्रदक्षिणा देते हैं। हम बोलते हैं पूजा में, तीर्थंकरों के नमन जलते भय तीरथ सर्वदा, ताते प्रदक्षिण देत सुरगन पंच मेरुन की सदा। तीर्थंकरों के नमन जल से ये जो पंचमेरु है सदा काल पवित्र है, और चूंकि सदा पवित्र इसलिए तीर्थ है। तीर्थंकरों के नमन जल से भय तीर्थ सर्वदा, तीर्थंकरों के नमन रूपी जल से ये पंचमेरु सदा पवित्र है। ताते प्रदक्षिण देत सुरगन, इसलिए जो देवता लोग हैं, देवताओं का समूह है, वो इन सुमेरु पर्वत आदि की क्या करता है, प्रदक्षिणा देता है। ताते प्रदक्षिण देत सुरगन पंचमेरु की सदा। और ये कहाँ स्थित है पंचमेरु? 2 जलधि ढाई द्वीप में। ये 2 जलधि माने 2 समुद्र और जो ढाई द्वीप है, जो कि मनुष्य लोग के ढाई द्वीप और 2 समुद्र का, उसमें ये पंचमेरु स्थित है। समुद्रों में नहीं है, मेरु तो द्वीपों में ही है, लेकिन मतलब जहां तक ढाई द्वीप है वहां तक ये स्थित है। 2 जलधि ढाई द्वीप में सब गणत मूल विराज ही, पूजो 80 जिन धाम प्रतिमा। और इनमें 80 पंचमेरुओं में 80 चित्यालय है जिनको हम नमस्कार करते हैं।
सबसे नीचे ज्योतिष देवों में सबसे नीचे यदि कोई है तो वो है तारे, जो कि 790 योजन पर प्रारंभ होते हैं। उनसे 10 योजन ऊपर जाने पर सूर्य का विमान है, और 80 योजन ऊपर जाने पर चंद्रमा का विमान है, और 4 योजन ऊपर जाने पर नक्षत्र चालू होते हैं, और ऊपर 4 योजन जाने पर बुध नाम का ग्रह है, फिर 3 योजन ऊपर जाने पर शुक्र नाम का ग्रह है, आगे और 3 योजन जाने पर गुरु नाम का ग्रह है, और अंतिम 3 योजन जाने पर मंगल नाम का ग्रह है, और आखिरी इससे 3 योजन और ऊपर जाएंगे तो शनि नाम का ग्रह है। ऐसे कुल 110 योजन में ये सारे ज्योतिषी देवों की स्थिति है। आप इसको जोड़ सकते हैं तो आप पाएंगे कि पूरे 10 योजन के अंदर पूरे 110 योजन के अंदर ये पूरे ज्योतिषी देव स्थित है। सबसे नीचे तारे, फिर सूर्य, और सूर्य के भी ऊपर चंद्रमा। ये एक हमारे जैन दर्शन के अंदर कहा गया है। कई लोग ये मानते हैं कि चंद्रमा जो है वो नीचे है और सूर्य ऊपर है, तो जैन दर्शन में सूर्य को नीचे और चंद्रमा को ऊपर माना गया है, और चंद्रमा के भी ऊपर नक्षत्रों की स्थिति है, और फिर उसके बाद में बुध, शुक्र, गुरु, मंगल और शनि इन ग्रहों की स्थिति है। एक चंद्रमा को हमने इंद्र माना है। जैन दर्शन के अनुसार ज्योतिष लोक का राजा, ज्योतिष लोगों का जो इंद्र है वो है सूर्य, और जो चंद्र, और जो चंद्रमा है सूर्य है वो प्रतिंद्र है। कहने का तात्पर्य है कि लोग ये मानते हैं कि सूर्य बड़ा है और चंद्रमा छोटा है, और सूर्य जो है वो इंद्र होना चाहिए और चंद्रमा को प्रतिंद्र होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। चंद्रमा तो है इंद्र और सूर्य जो है वो प्रतिंद्र है, और चंद्रमा का परिवार कहा जाता है। चूंकि चंद्रमा इंद्र है, बड़ा है, इसलिए सारी गणना चंद्रमा के हिसाब से की जाती है कि एक चंद्रमा के परिवार में और अन्य कौन कौन ज्योतिषी देव हैं। तो एक चंद्रमा के परिवार में एक ही सूर्य है। चूंकि चंद्रमा इंद्र है और सूर्य प्रतिंद्र है, तो एक सूर्य एक प्रतिंद्र, एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष, एक इंद्र एक प्रतिंद्र, और ग्रह 88 है। समस्त जैन दर्शन के ग्रंथों में ग्रहों की संख्या 88 मानी गई है। जैन दर्शन के किसी भी ग्रंथ में, चाहे वो कोई भी संप्रदाय का हो, कोई भी मत का हो, चाहे वो कोई भी मानने वाला हो, हमारे किसी भी प्राचीन ग्रंथों में जो ग्रहों की संख्या है वो कहीं भी 9 नहीं कही है। ग्रहों की जो 9 संख्या है वो जैन दर्शन की नहीं है। जैन दर्शन में ग्रहों की संख्या 88 अर्थात 88 मानी गई है। साथ में जो नक्षत्र है वे 28 कहे गए हैं, और एक सूर्य चंद्रमा के परिवार में 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे हैं। कितने तारे हैं? 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे। तारे छोटे छोटे विमान हैं और नक्षत्र बड़े हैं। नक्षत्रों की गति गमनागमन अलग है, और जो तारे हैं ये इनमें से कई स्थिर ध्रुव तारे हैं, कुछ गमन करते हैं, और नक्षत्रों की गति होती है। नक्षत्र भरणी नक्षत्रों का जो गमन आदि होता है वो एकदम नियत गति में होता है, और नक्षत्रों के अनुसार अनेक लोग ज्योतिष निकालते हैं कि इस नक्षत्र में भगवान का जन्म हुआ था, इस नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था। महापुरुष कौन से नक्षत्र में जन्मते हैं वो सब जो है वो नक्षत्रों से निकाला जाता है। चैत्यालय, अंजू आर्या जी का प्रश्न है कि चैत्यालय क्या है। तो चैत्यालय, चैत्य कहते हैं भगवान की प्रतिमा को, और जहां भगवान की प्रतिमा स्थित होती है हम उसे चैत्यालय कहते हैं। हम दूसरे शब्दों में चैत्यालय को मंदिर भी कह सकते हैं। यद्यपि ये बात अलग है कि ये बहुत बड़े बड़े मंदिर है, क्योंकि इन एक एक मंदिरों में 108 गर्भगृह होते हैं, और एक एक गर्भगृह में एक एक भगवान की प्रतिमा बहुत पद्मासन अच्छी सुंदर विराजमान होती है, जो कि 500 धनुष योजन माने आधा मील, लगभग आधे मील की भगवान की प्रतिमा होती है, जो बहुत सुंदर है। और यदि कोई उसको देव देवी भी देख ले तो उनका मन प्रसन्न हो जाए, मोहित हो जाए। इतने सुंदर प्रतिमाएं वहां पर होती है, और जिनको देखकर जीवों को सम्यक की प्राप्ति हो सकती है, देखकर जीवों को बहुत शांति होती है, संसार शरीर भोगों से विराग उत्पन्न होता है। वो भगवान की प्रतिमा देख के लगता है कि वास्तव में असली वैभव तो भगवान के पास है, हम सब तो संसारी दुखों से पीड़ित हैं। आरती जी का कहना है कि जैनिज्म के हिसाब से 88 ग्रह है। बिल्कुल सही कहा आरती जी आपने, जैन धर्म के हिसाब से 88 ग्रह है। कहीं भी जैन धर्म में 9 ग्रहों को नहीं कहा है। और आपको आश्चर्य होगा, सबसे बड़ी बात कि जैन दर्शन में सूर्य और चंद्रमा को ग्रहों में नहीं माना गया है। सूर्य और चंद्रमा को ग्रहों का राजा माना गया है। जो 88 जो ग्रहों की संख्या है उनमें सूर्य चंद्रमाओं का कई नाम भी नहीं है।
उन 88 ग्रहों में नाम बिल्कुल अलग है, मतलब उसमें सूर्य चंद्रमा नहीं है, क्योंकि सूर्य चंद्रमा तो ग्रहों के राजा इंद्र प्रतिंद्र है। और जो दुनिया वाले जो 9 ग्रह मान रहे हैं, उन 9 ग्रह में उन्होंने सूर्य और चंद्रमा को भी मान रखा है, और 7 उसके अलावा अलग नाम है। तो वो 7 नाम तो हमारे यहाँ है ही, और साथ में 81 नाम, 81 नाम और है। वो 88 ग्रह कौन से हैं, यदि आपको नाम चाहिए हो तो मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूं, उसमें आपको 88 ग्रह के नाम भी दिख जाएंगे। एक सेकंड आप रुकिए। ये 88 ग्रहों के जो नाम है वो यहाँ दिए हैं, गाथा है इसकी। काल, विकाल, लोहित, कनक, कनक संस्थान, अंतरत, कछुआ, दुंदुभी, रत्नीब, रूप निर्भास, नील, नीलाभास, ये अनेक इनके नाम हैं। ठीक है, हमारा सा इतनी ही काउंटिंग होती है। अनेक लोगों के प्रश्न, पहले हम प्रश्न कर लेते हैं। ये नाम है इन ग्रहों के। आरती जी का प्रश्न है 88 ग्रहों के नाम क्या है, तो मैं आपको वो वीडियो अभी दिखा नहीं, मतलब जो उसका पिक्चर है, मैं आपको कोशिश करता हूँ यदि पिक्चर दिख जाए तो। आरती जी 88 ग्रहों के नाम दिए मैंने।
हाँ, तो आरती जी का प्रश्न मैंने जवाब कर दिया है कि उनके 88 ग्रह के उन्हें नाम चाहिए थे, तो वो नाम मैंने जो है यहाँ पे आपको एक स्क्रीन दिखाई थी जिसमें नाम है उन 88 ग्रहों के। सुरेश जैन जी का प्रश्न है कि एक योजन कितना होता है, तो एक योजन लगभग 6500 किलोमीटर का होता है। आदित्य अजमेरा जी का प्रश्न है ग्रह अनंत अनादि अनंत होते हैं और हमेशा इतनी काउंटिंग होती है। हाँ जी, ये जो सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारों की स्थिति है ये सदा काल एक सी है, अर्थात इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ कोई 6 काल जैसा परिवर्तन नहीं होता है। ये सारे ज्योतिष लोक की स्थिति अनादि अनंत है और ये इनकी काउंटिंग भी हमेशा एक जैसी होती है। न तो कोई ग्रह नक्षत्र बढ़ता है न कोई तारा बढ़ता है। एक थोड़ी बहुत इनके तारों वगैरह के अंदर से कुछ एक हिस्सा वगैरह टूटना हो सकता है, लेकिन पूरे के पूरे तारों की रचना वो पूरी समाप्त नहीं होती है। और थोड़ा ये उत्कृष्ट संख्या कही लगभग, मतलब सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारे जो, तो सूर्य चंद्रमा तो हमेशा ही विद्यमान है, ग्रह नक्षत्र भी हमेशा है। तारों की संख्या में प्लस माइनस हो सकता तो नहीं है, क्योंकि वो भी तारों की संख्या तो उतनी रहेगी, उनमें रहने वाले जो देव है वो आने जाने वाले हो सकते हैं। एक कोई देव मर जाएगा तो उसकी जगह दूसरा देव आएगा, ये संभव है। आपकी मीतू जी मेहता जी का प्रश्न है आपकी लाइव क्लासेस कितनी बजे से स्टार्ट होती है? मेरी अभी कोई लाइव क्लास नहीं चल रही है। फेसबुक पे जैन स्टडी ग्रुप पे एकमात्र लाइव क्लास चल रही है। जूम पे जरूर लाइव क्लास होती है, जिसको आप मेरे पेज पे देखकर सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कौन कौन सी क्लासेस में कब लेता हूँ। दिलीप जी मेहता जी कहना है कि वॉइस चली गई। वो वॉइस मैंने कुछ देर नहीं बोला था, अभी आपको आवाज आ रही होगी। यदि नहीं आ रही हो तो जरूर बताइएगा। कितने सूर्य और चंद्रमा है जैनिज्म के अनुसार? ये एक प्रश्न है जिसका मैं उत्तर अभी 1 मिनट में आपको देता हूँ। प्रफुल्ल जैन जी का प्रश्न है भरत क्षेत्र। भरत क्षेत्र का क्या कहना चाहते हैं? प्रश्न समझ में नहीं आया है। प्रफुल्ल जी, खांड क्या है? खंड क्या है? खंड माने हिस्से। खंड माने हिस्से। जैसे हम एक थाली के अंदर 6 यदि उसके हिस्से करेंगे तो एक एक जो हिस्सा आएगा, एक एक जो पीस है, उसको हमने खंड कहा है। जम्बू द्वीप में 2 सूर्य और 2 चंद्रमा, ऐसा अमित जी का कहना है। और लवण समुद्र में कितने सूर्य चंद्रमा है? तो ये हम अभी 1 सेकंड में देखते हैं कहा कितने सूर्य चंद्रमा है। हिमालय जी का कहना है कि भैया प्रणाम योजन कब लेना चाहिए और व्यवहार? प्रणाम योजन जितनी भी अकृत्रिम रचनाएं हैं वो सारी प्रमाण योजन में है। ये सारी अकृत्रिम रचनाएं जो हम समझ रहे हैं वहां उसको हम प्रमाण योजन से नापेंगे। और जो कृत्रिम रचना है, जैसे मेरी आपकी शरीर की ऊंचाई है अथवा हमारे द्वारा बनाए गए कलश है, झाड़ी है, दर्पण है, हंडा है, जो हम मनुष्य नगर है, नगर के अलावा जो हम और भी जो अपने भवन बनाते हैं उन सब की रचना व्यवहार योजन जो कि छोटा है उससे नापते हैं। आदित्य जी का प्रश्न है 5 भरत और 5 इरावत कैसे होते हैं? 5 भरत और 5 इरावत कैसे होते हैं, मतलब मैं आपको उसका एक चित्र दिखाऊंगा जिससे समझ में आ जाएगा। हरेश जी गाला जी जो हमारे जैन स्टडी ग्रुप के ऑर्गेनाइजर है, उनका प्रश्न है रिवर्स पर्वत एक्सेट्रा ऑल मेटाफोर यूज्ड टू एक्सप्लेन बिग स्ट्रक्चर सिमिलर टू व्हाट वी सी ऑन आवर सराउंडिंग्स। रिवर्स पर्वत एक्सेट्रा ऑल मेटाफोर यूज्ड टू एक्सप्लेन बिग स्ट्रक्चर। जी हाँ, they are actually exactly they are all metaphors which are explained, which are used to explain our big structures. These are similar, actually the shapes are similar. Whatever shapes are there today of river and mountains, these shapes that we are explaining, they are also of the same shape. So that's why we can basically similarize between this between the Jain terminology and our terminology. सूर्य चंद्रमा कि हर द्वीप में अलग अलग संख्या है। जी हाँ, अलग अलग संख्या है। उस संख्या को मैं अभी बताऊंगा कितनी संख्या है, फिर भी आपको देखना है तो हम देखते हैं इसको, सूर्य चंद्रमा की कितनी संख्या है। जम्बू द्वीप में कुल 2 सूर्य और 2 चंद्रमा है। लवण समुद्र में 4 सूर्य और 4 चंद्रमा है। धात्किकर्ण द्वीप में 12 सूर्य 12 चंद्रमा है। कालोदरी द्वीप में 42 सूर्य और 42 चंद्रमा है। और पुष्कर द्वीप जो कि आधा है, क्योंकि आधे के बाहर मनुष्य जा नहीं सकता है, मतलब आधे तक की हम गणना कर रहे हैं, आधे के बाहर मनुष्य नहीं जा सकता। द्वीप तो है लेकिन हम जो है चूंकि आधे द्वीप के बाहर नहीं जा सकते, इसलिए हमने पुष्करार्ध कहा है। उस पुष्करार्ध द्वीप में 72 सूर्य और 72 चंद्रमा है। इस प्रकार कुल मिला के आप बता सकते हैं कुल कितने सूर्य और चंद्रमा, इनका टोटल यदि हम करेंगे तो कितने सूर्य और कितने चंद्रमा होंगे।
कुल 132 सूर्य और 132 चंद्रमा। there are 132 sun and 132 moons are there in human लोक। मनुष्य लोक में कुल 132 सूर्य और 132 चंद्रमा है। आप कहेंगे ये मनुष्य लोक के अर्थात ढाई द्वीप के सूर्य चंद्रमा की संख्या अलग से क्यों निकाली है, क्यों निकाली है इनको? यदि ये 132 सूर्य और 132 चंद्रमा है जो ढाई द्वीप के, तो इन ढाई द्वीप के अलग से क्यों बताएं? बाकी भी द्वीप समुद्रों में सूर्य चंद्रमा है कि नहीं है? ये दो प्रश्न है। ढाई द्वीप के सूर्य चंद्रमा की संख्या अलग से क्यों बताइए, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि ढाई द्वीप के बाहर सूर्य चंद्रमा है अथवा नहीं है, और है तो कितने हैं? ये दो प्रश्न है जिसका जवाब मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा। तो इसका उत्तर यह है कि ढाई द्वीप में जो 132 सूर्य चंद्रमा की संख्या बताई है उसका कारण यह है कि ढाई द्वीप के जो सूर्य चंद्रमा है अर्थात मनुष्य लोक के जो सूर्य चंद्रमा है वो रोटेट करते हैं, वो घूमते हैं। और ढाई द्वीप के बाहर माने मनुष्य लोक के बाहर भी सूर्य चंद्रमा है, लेकिन वो सूर्य चंद्रमा स्थिर है, वे घूमते नहीं है, वे जाके कहां स्थिर है, इसलिए उनको इन ढाई द्वीप की संख्या में नहीं लिया है। कितने हैं वे सूर्य चंद्रमा? क्या आप में से कोई बता सकता है वे सूर्य चंद्रमा कितने हैं? तो ढाई द्वीप के बाहर जो सूर्य चंद्रमा है असंख्यात है। हर एक एक लाख योजन छोड़कर एक एक पूरा सर्कल है, और उस एक एक सर्कल में आगे जाने पर असंख्यात सूर्य और असंख्यात चंद्रमा है। सबसे ज्यादा देवलोक में यदि किसी की संख्या है माने भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, इन चार प्रकार के देवों में यदि सबसे अधिक संख्या है तो वो ज्योतिषी देवों की है। ज्योतिषी देवों में सूर्य चंद्रमा भी असंख्यात है, और ग्रह नक्षत्र तारे तो उनसे भी कई गुना अधिक है। इस प्रकार ये पूरे एक राजू तक ग्रह नक्षत्र तारे सूर्य चंद्रमा फैले हुए हैं, पूरे एक राजू तक चारों दिशाओं में सूर्य चंद्रमाओं के विमान फैले हुए हैं, और ये बहुत असंख्यात सूर्य चंद्रमा हैं, और ये सब सूर्य चंद्रमा स्थिर है। दूसरी बात यह है कि ये जो सूर्य चंद्रमा है जहां ढाई द्वीप के बाहर, ये स्थिर होने से इनका गमन नहीं होता। इनके विमान बड़े बड़े हैं। सूर्य घाटी खंड एक्सेट्रा एरियाज इन यूनिवर्स। हरेश जी गाला जी का प्रश्न है कि धातकी खंड आल्सो दे आर आल्सो एरियाज इन यूनिवर्स। अभी हम चलेंगे धातकी खंड द्वीप क्या है। अभी हम केवल ज्योतिष लोक की क्या व्यवस्था है उसको समझ रहे हैं, और ज्योतिष लोक के बाद हम पुनः मध्य लोक में इस पृथ्वी पे आएंगे, और पृथ्वी पे आके हम धातकी खंड द्वीप और पुष्करवण द्वीप और उसके अलावा और भी जो अन्य द्वीप समुद्र है उनको हम समझेंगे। अपना जो आज का नॉन विश्व है वो सारा जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में है। एक चित्र दिखाता हूं मैं आपको, उससे आपको समझ में आएगा। ये हमारा जम्बू द्वीप है, और इस जम्बू द्वीप के ठीक नीचे ये हमारा भरत क्षेत्र है। इस भरत क्षेत्र के ठीक मध्य में विजयाट पर्वत है। उससे इस भरत क्षेत्र के दो खंड हो गए, एक ऊपर का एक नीचे का, अर्थात उत्तर और दक्षिण। साथ में इस पद्म तालाब से दो नदियां बह रही है, गंगा और सिंधु, जिसके कारण से इसके तीन खंड इधर और हो गए हैं। तो तीन ये और दो तीन ही नीचे तीन ऊपर, ऐसे कुल 6 खंड है। 6 खंडों में सबसे जो नीचे का क्षेत्र है उसका नाम है आर्यखंड। और ये जो हमारी दुनिया है, ये पूरी इस आज की दुनिया हमारी इस आर्यखंड में है।
ये आर्यखंड का छोटा सा हिस्सा है। Metaphor of Viman means they are not stationary, they are moving. Yeah, all of Viman, all of Jyotishi Dev Vimans, they are moving. They are not stationary in Manushya, in Dhaidvip. Out of Dhaidvip, all of the Viman are stationary. They are not moving. सूर्य का गमन तो हम प्रत्यक्ष देखते ही है भैया, सूर्य का गमन तो देखते ही है, ठीक है। अब हम इनमें जरा दिन और रात की व्यवस्था भी देखते हैं, दिन और रात की क्या व्यवस्था है। सुधीर मेहता जी का प्रश्न है कि सन एंड मून, व्हाई सन एंड मून आर नॉट कॉल्ड एज ग्रहस? वेल, अकॉर्डिंग टू जैनिज्म दे आर बिगर देन दिस ग्रहस, दैट्स व्हाई दे आर नॉट कॉल्ड एज ग्रह. सिंस दे आर किंग, दैट्स व्हाई दे आर नॉट कॉल्ड एज नॉर्मल ग्रहस. दैट्स द आंसर. अदरवाइज दे आर आल्सो मूविंग विमान. देयर इज नो डिफरेंस एज सच बिटवीन ग्रह एंड sun and moon, but since they are bigger and they are the basically primary objects of this whole Madhyalok, Manushyalok, so that's why they are not called as Grah. Which book is best for Jain? Harish Gala ji ka prashna, which book is best for Jain cosmology? The answer is there are two books. There are many books actually, but the one which is called Triloksar and Triloy Panditi, they are very useful books for these two for understanding Jain cosmology. त्रिलोकसार और त्रिलोय पंडित, ये दोनों किताबें जैन कॉस्मोलॉजी को समझने के लिए बहुत अच्छी है. देयर आर आल्सो मेनी बुक्स, फॉर एग्जांपल जम्बूदीप पणत्ती, लोक विभाग, देयर आर आल्सो गुड ग्रंथ्स, सो यू कैन रिफर दोस ग्रंथ्स आल्सो. सर, सूर्य के सन 1 सेकंड में करोड़ों किलोमीटर प्रतिक्रमण करता हो तो 20,000 किलोमीटर की छोटी सी दुनिया में ऐसे दिन रात कैसे होते हैं? अमित जैन का बहुत अच्छा प्रश्न है जिसको भी हम चर्चा करेंगे. ये हमारी पूरी जो हमारे जैन दर्शन के हिसाब से सूर्य चंद्रमा की व्यवस्था हुई है. इस समय जैसे हमारे दिन चल रहा है अभी, तो ये जो सूर्य है जो कि पूर्व विधेय में है, अभी समझ लीजिए हमारे जिस समय रात है तो उस समय सूर्य जो है पूर्व और पश्चिम विधेय में होता है. मतलब उस समय दिन जो है वो विधेय क्षेत्र में होता है और जब हमारी रात होती है तो एरावत क्षेत्र में भी रात होती है. और ये 12-12 घंटे में सूर्य पूरा अपना ट्रेवल करके भरत क्षेत्र में आता है. भरत क्षेत्र में 12 घंटे रह के फिर पश्चिम विधेय में जाएगा, फिर 12 घंटे एरावत क्षेत्र में रहेगा, फिर पूर्व विधेय में जाएगा. इसे 12-12 घंटे एक एक क्षेत्र में रहने से कुल 48 घंटे में पूरी एक सूर्य की साइकिल कंप्लीट होती है. उसी प्रकार चंद्रमा की भी साइकिल 12-12 घंटे में एक एक क्षेत्र में होती है. तो चंद्रमा भी पूरे 48 आवर्स में एक पूरी साइकिल कंप्लीट करता है. चूंकि 2 सूर्य और 2 चंद्रमा है, इसलिए 24 आवर्स में हमको रोटेट करते हुए अगला सूर्य मिल जाता है और अगला चांद मिल जाता है. इसलिए हमें पता नहीं चलता है कि 2 सूर्य और 2 चांद हैं. वास्तव में स्थिति है कि जो सूर्य हमारे आज आता है वो कल नहीं आता है, क्योंकि कल हमारे यहाँ दूसरा सूर्य आएगा. और जो चांद हमारे यहाँ आज है वो कल नहीं आएगा, वो कल दूसरा आएगा. जैसे आप यहाँ देख सकते हैं अभी यहाँ रात है, फिर रात के बाद ये चंद्रमा यहाँ आ जाएगा, हमारा सूर्य यहाँ आ जाएगा. तो ये 12 घंटे की रात हुई और तब हमारे यहाँ सूर्य हो गया, सूर्य उदय हुआ. फिर उसके बाद में जो ये चंद्रमा घूम के आएगा यहाँ पर, तो हमारे यहाँ जो चंद्रमा आएगा वो यहाँ वाला यहाँ आ जाएगा अगले दिन. और फिर अगले दिन जब सूरज आएगा तो यहाँ का उठ के सूरज यहाँ आएगा. तो इसलिए जो सूरज आज है वो कल नहीं है, जो चांद आज है वो आज कल नहीं है. सूरज भी बदल बदल के आ रहा है, चांद भी बदल बदल के आ रहा है. हाँ, इनका एक प्रश्न और है कि if they send satellite to moon cannot they lose connection of they go out of orbit. चंद्रमा जो है इतनी दूरी पे नहीं है कि उससे हमारा कनेक्शन दूर हो जाए. Even if they go out of orbit we can still make connection between them, so there is no problem as such connection. There are other things actually that whether
we can, I mean, whether people can go there or not, because it's a heavenly planet. So that's why people ask if a human can go there or not. अमेरिका इंडिया 12 आवर्स का अंतर टाइम डिफरेंस कैसे होता है? आदित्य तेजमेरा जी का प्रश्न है, ये प्रश्न का जवाब हमें सोचना है। इसके अनेक आंसर है वैसे। पहले मेरा ये प्रश्न, जो पृथ्वी ऊपर से गोल क्यों दिखती है, उसका यदि हम जवाब प्राप्त करें तो ऐसा है कि जैसे यदि आप देखें कि यदि कोई स्थान ऐसा हो जाएगा, समझ लीजिए गोलाकार का नाम, गोलाकार कोई पर्वत है, तो गोलाकार पर्वत है तो वो जो ऊपर से हम देखेंगे तो ऊपर से ऐसा गोल दिखेगा। ये मैं आपको, यदि इस तरह की कोई चीज है और ऊपर से हम यदि उसको ऊपर से व्यू लेते हैं तो ऊपर से गोल दिखता है, लेकिन नीचे वो कितना नीचे तक गया हुआ है यहाँ तक, ये हमें दिखाई नहीं देता। तो यही कारण है कि पृथ्वी आज ऊपर से हम देखते हैं तो गोल दिखती है, लेकिन वो वास्तव में कितनी कनेक्टेड है नीचे, वो हमें दिखती नहीं। ऐसा कहा गया है ग्रंथों में कि ये पृथ्वी कुछ ऊपर उठ गई है, और ऊपर उठने के कारण जो बाकी हिस्सों से जो कनेक्शन है, जो दिखना चाहिए, वो आज हमें दिखता नहीं है। इसलिए लोग ऐसा कहते हैं कि पृथ्वी केवल इतनी है, बाकी पृथ्वी नहीं है। जैन दर्शन के हिसाब से पृथ्वी पूरी कनेक्टेड है, केवल इसके ऐसे ही नहीं है कि इसके मतलब केवल इतनी है। और वैसे भी जो ऊपर से नीचे तक का जो चक्कर है वो नहीं लगा है, दुनिया ने ईस्ट से वेस्ट का ऐसा गोल चक्कर तो लगाया है, लेकिन ये जो चक्कर है ऊपर से वर्टिकल चक्कर, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, वो चक्कर अभी नहीं लगा है। ईस्ट टू वेस्ट तो चक्कर लग गया है, तो इस तरह से चक्कर लगने में तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई पृथ्वी ऊपर उठेगी तो यहां से यहां तक चक्कर लग जाएगा, लेकिन जब यहां से यहां चक्कर लगाने की कोशिश करेंगे तो संभव नहीं होगा। स्वाति बड़जात्या जी का प्रश्न है कि सूर्य और चंद्रमा एक साथ कैसे दिखाई दे सकते हैं। तो ये एक प्रश्न है जिसका उत्तर हमें अनेक प्रकार से जो है जिनवाणी में और अनेक जो है चीजों से मिलता है। इसका कारण यह हो सकता है कि कोई रिफ्लेक्शन वगैरह के कारण से, चूंकि सन की सूर्य की जो किरणें हैं उनका रिफ्लेक्शन गिरता है, इस वजह से वो हमें दिखाई देता है। इसका आंसर, कोई ठोस आंसर मेरे पास भी नहीं है। जो आंसर मेरे पास है वो मैंने आपको बताया, इसका आंसर मैं भी खोज रहा हूं वास्तव में। इसके बाद में ये ऊर्ध्वलोक कहा है, तो ये ऊर्ध्वलोक सुमेरु पर्वत की चूलिका से ठीक ऊपर चालू हो जाता है। इसके ऊर्ध्वलोक पे अपन बाद में आएंगे, पहले अपन थोड़ा सा जो हमारा ज्योतिष लोक के प्रश्न है उस पर अपन बात करते हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो ज्योतिष लोक है ये सब हमने ऊपर माना है, माने सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारे से ऊपर है, और जो पृथ्वी है वो नीचे है। और ये सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारे जो पृथ्वी के बीच में जो एक सुमेरु पर्वत है उसकी परिक्रमा लगा रहे हैं, और उसकी परिक्रमा लगने से दिनों रात हो रहे हैं। जो मॉडर्न साइंस मानता है वही मानता है कि सूर्य तो स्थिर है और पृथ्वी उसके चक्कर लगा रही है। ये दोनों में अंतर है। यद्यपि दिन और रात की जो गणना है वो जो मॉडर्न साइंस कर रहा है वही जैन दर्शन के हिसाब से वही गणना आ रही है। काउंटिंग दोनों की सेम है, बाकी जो दोनों ने माना है वो अलग अलग माना है। एक मानता है सूर्य स्थिर है, एक मानता है पृथ्वी स्थिर है। और इसके अलावा जो हम ऊपर जाने में हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। जो जितनी भी रचनाएं हैं ये सूर्य चंद्रमा के ऊपर है। जो हमारा जो मनुष्य लोक है वो फ्लैट है, ऐसा जैसे सबसे बीच में जम्बू द्वीप है, फिर जम्बू द्वीप को घेर के लवण समुद्र। हम ढाई द्वीप का भी एक नक्शा देखते हैं जिससे आपको और चीज समझ में आएगी। एक नक्शा मैं आपको ढाई द्वीप का दिखाता हूं। ये ढाई द्वीप का नक्शा है। एक मिनट, ये ढाई द्वीप का नक्शा है। ये ढाई द्वीप के नक्शे में बिल्कुल बीच में जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप को घेर के लवण समुद्र है, और लवण समुद्र को भी घेर के ये धातकीखंड द्वीप है, और धातकीखंड द्वीप को घेर के कालोदधी समुद्र है। कालोदधी समुद्र को घेर कर पुष्करवत द्वीप है, और पुष्करवत द्वीप के ठीक मध्य में ये मानुषोत्तर पर्वत है जो आपको चारों ओर दिख रहा है। तो ये सब हॉरिजेंटल है, ये सब इसी लेवल पे, मतलब ये जो धातकीखंड द्वीप है, कालोदधी जो है समुद्र है, या पुष्करवत द्वीप है,
ये सब इसी पृथ्वी के लेवल पे, माने हमने जो माना है वो इस पृथ्वी के लेवल पे हमने असंख्यात द्वीप समुद्र माने। आप चौड़ाई में जैन दर्शन के हिसाब से कहां तक भी जा सकते हैं, चौड़ाई में आप यहां कहीं तक भी जा सकते हैं। ऊंचाई पे हम जाएंगे तो ज्योतिष लोक आएगा, और चौड़ाई में जाएंगे हम यूं 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 तो अनेक द्वीप समुद्र आते जाएंगे। तो हम जैन मतलब जैन दर्शन के हिसाब से ये पूरा फ्लैट यूनिवर्स माना है, फ्लैट पूरा चौड़ा है ये यूनिवर्स, और सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारे सब ऊपर है, और चौड़े में ही ये सबसे पहला 2.5 द्वीप है जहां तक आदमी जा सकता है। आज का आदमी तो वैसे भी भारत क्षेत्र के आर्यखंड से बाहर भी नहीं जा सकता, क्योंकि उसके पास इतने साधन नहीं है। लेकिन पूर्व काल में जिन मुनिराजों की रिद्धि आदि होती थी तो वे वहां जा सकते थे, अथवा विद्याधर जो है विद्याओं की सहायता से अनेक दूर क्षेत्रीय स्थिति में भी जा सकते थे। अभी विद्याएं भी नहीं है और रिद्धिधारी मुनिराज भी नहीं है। अब ये जो 2.5 द्वीप को घेर के जो लवण समुद्र और लवण समुद्र को घेर के जो कालोदधी द्वीप है, तो कालोदधी द्वीप में 2 मेरु पर्वत है, 2, एक इधर एक इधर। इसके बीच ऊपर में एक ईश्वाकार पर्वत है, ऊपर उत्तर दक्षिण जो फैला हुआ है, और पुष्कर और द्वीप के ऐसे नीचे में भी एक ईश्वाकार पर्वत है। देखते हैं हम चित्र से देखते हैं। ये ऊपर ईश्वाकार पर्वत है और ये नीचे ईश्वाकार पर्वत है। इस ईश्वाकार पर्वत से ये पूरे धातकी खंड द्वीप के 2 विभाग हो गए। जैसे सूरज का टायर होता है, जैसे कि टायर होता है ना टायर, तो टायर के अंदर ऊपर से एक कट लगा दो, नीचे से कट लगा दो, तो टायर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ऐसे ये धातकी खंड द्वीप चूड़ी के आकार का है, एक कट अपन ने ऊपर से लगाया, एक नीचे से लगाया, तो 2 हाफ चूड़ी आपको मिल जाएगी, और दोनों हाफ चूड़ी के अंदर जम्बू द्वीप जैसी रचना है। मतलब यहां से लेकर यहां तक एक जम्बू द्वीप जैसी रचना है, और यहां से लेकर यहां तक एक जम्बू द्वीप की रचना है, और दोनों के ठीक मध्य में सुमेरु पर्वत है। अमित जैन जी का प्रश्न है कि आज का जो मॉडर्न साइंस के हिसाब से व्यक्ति 25,000 किलोमीटर से आगे क्यों नहीं जा सकता है। इसलिए नहीं जा सकता, उसके अनेक लिमिटेशंस है। सबसे पहले तो हमारे पास ऐसा प्लेन होना चाहिए जिसमें इतना हम पेट्रोल भर सके कि वो वहां तक चले जाए। दूसरी बात, इतनी ठंड को सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। तो ऐसे अनेक कारणों से दुनिया ने अभी उसकी खोज नहीं की है, और जब कोई खोज करेगा तो आपको पता चल जाएगा। रुचित शाह का प्रश्न है, सूर्य और चंद्रमा कितने नंबर्स में? पहले बताया था हमने 132 कुल सूर्य, 132 चंद्रमा है। पृथ्वी के 7 द्वीप अपने भरत क्षेत्र में बताया। तो भगवान महावीर भगवान मलेच्छखंड में गए थे, तो क्या वे हमारे भरत क्षेत्र से बाहर गए थे? उस समय में जब भगवान महावीर स्वामी हुए थे, उस समय में तो चक्रवर्ती भी होते थे, और चक्रवर्ती आदि को 6 खंड में जाने में कोई दिक्कत नहीं थी। तो पहले चतुर्थ काल में जीव 6 खंड में जा सकता था। चूंकि हमारी विद्याएं सब चली गई, रिद्धिधारी मुनिराज चले गए, इसलिए आज हम 6 खंड में गमन करने में असमर्थ हो गए। हमारी अनेक लिमिटेशंस है। पहले के काल में इस तरह की जो है, जो आज हम देख रहे हैं, इस तरह की बीमारियां वगैरह हैं। पहले यदि मुनिराज होते तो मुनिराज के निमित्त से ही ये सब बीमारियां दूर हो जाती, लेकिन आज वो सब चीजें हमारे पास नहीं है। हम लोग अति कमजोर स्थिति में है। With 2 sun and 2 moon, many events about moon cannot be. If we assume there were 360 with 2 sun and 2 moon, many events about moon cannot be explained. दो सूर्य और 2 चंद्रमा का ऐसा है कि इनकी गलियां हैं। इनकी एक गलियों का आपको मैं एक फोटो बताता हूं जिससे आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा था।
जम्बू द्वीप के अंदर जो सूर्य और चंद्रमा गमन करते हैं, तो ये सूर्य की 184 गलियां हैं। आप इस गली को ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे आपने यदि कछुआ छाप अगरबत्ती देखी हो स्पाइरल शेप में, तो जब वो अंदर से बाहर जाती है तो उसका जो राउंड है, जो सर्कल है, वो बढ़ता जाता है। तो वो हर एक दिन में सूर्य एक गली से दूसरी गली में जाता है, माने एक सर्कल को छोड़कर बाहर वाले सर्कल में जाता है, फिर बाहर वाले को छोड़कर अगले वाले में, फिर अगले वाले को छोड़कर अगले में। ऐसे पूरे 180 दिनों में वो पूरा अंदर की गली से बाहर तक की गली में जाता है, और फिर 180 दिनों में वापस से बाहर की गली से अंदर की गली में आता है। इनके ये घूमने के ऊपर गलियां हैं, जो ऊपर जो सूर्य चंद्रमा घूम रहे हैं, तो इनकी घूमने की एक नियत गली है, उस गली में घूमते हैं। चंद्रमा की भी 15 गलियां हैं, उन 15 गलियों में चंद्रमा घूमता है। तो 15 गलियों में घूमने से मतलब वो चंद्रमा की भी गलियां कैसी है, वही जो स्पाइरल टाइप शेप है उसमें। तो वो बाहर जाएगा तो वो कम दिखेगा, अंदर आएगा तो ज्यादा दिखेगा। ऐसे सूर्य भी बाहर जाएगा तो उसका प्रकाश कम होगा, अंदर आएगा तो प्रकाश अधिक होगा। बाहर जाएगा ठंड पड़ेगी, अंदर की गली में आएगा गर्मी आएगी। बाहर जाएगा दिन छोटे होंगे, अंदर की गली में आएगा तो दिन बड़े होंगे। ये इनके रोटेट करने की गली है सूर्य और चंद्रमा की ऊपर। 15 गलियां चंद्रमा की है और 180 गलियां सूर्य की है, और ये कछुआ छाप जैसी अगरबत्ती के तरीके ये स्पाइरल शेप। चक्रवर्ती 6 खंड में राज करते हैं, तो क्या वे आउटसाइड ऑफ दिस वर्ल्ड रूलिंग करते हैं? प्रफुल्ल जी का प्रश्न है कि क्या चक्रवर्ती अपनी जो दुनिया है उसके बाहर राज्य करते हैं? तो इसका उत्तर है सही है। आज जो हमारे पास में विश्व है वो आर्यखंड का एक छोटा सा हिस्सा है, और चक्रवर्ती जबकि जो राज्य करते हैं वो आर्यखंड के अलावा 5 म्लेच्छ खंडों पे भी राज करते हैं। प्रश्न उठता है कि हम क्या वहां जा सकते हैं? तो इसका उत्तर है हम नहीं जा सकते। चक्रवर्ती के अलावा अर्ध चक्रवर्ती जो होते हैं, जैसे रामचंद्र जी अथवा लक्ष्मण, श्री कृष्ण जी, ये जो अर्धचक्री हुए, लक्ष्मण और श्री कृष्ण जो अर्धचक्री हुए, ये भी 3 खंड से आगे नहीं जा सकते, क्योंकि विजयार पर्वत की जो गुफा है, उस गुफा को उसके दरवाजे खोलने में केवल चक्रवर्ती का सेनापति समर्थ होता है। इसलिए चक्रवर्ती के अलावा अन्य कोई विजयार पर्वत की गुफा को खोल नहीं पाता, और इसलिए बाकी के जो 3 म्लेच्छ खंड है उनमें चक्रवर्ती के अलावा किसी की सेना नहीं जा सकती। हाँ, अर्पिता जी अजमेरा जी का प्रश्न है कि तीर्थंकर कौन से क्षेत्र में जन्म लेते हैं? तो तीर्थंकर 3 क्षेत्रों में जन्म लेते हैं, जैसा हमने बताया था। ये हमारा जम्बू द्वीप है, इस जम्बू द्वीप के 3 क्षेत्र है मेन। जम्बू द्वीप के जो 3 क्षेत्र है, एक तो भरत क्षेत्र है, ये नीचे का। इसके अलावा जो बीचों बीच में है वो विदेह क्षेत्र है, और सबसे ऊपर है वो ऐरावत क्षेत्र है। तो इन 3 क्षेत्रों के अंदर केवल भरत क्षेत्र में, विदेह क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में तीर्थंकरों का जन्म होता है। उसमें भी ये विशेषता है कि भरत और ऐरावत जो क्षेत्र है वहाँ 6 काल का परिवर्तन होता है, और विदेह क्षेत्र में 6 काल का परिवर्तन नहीं होता, हमेशा चौथे काल के प्रारंभ जैसी स्थिति रहती है। इसलिए वहाँ हमेशा तीर्थंकर विद्यमान है। आज भी वहां पर जो है तीर्थंकर है, और पूरे 5 मेरु संबंधी 20 तीर्थंकर वहां आज भी मौजूद है। हर मेरु संबंधी 4 तीर्थंकर, जैसे एक तो यहाँ हो गए, एक यहाँ नीचे है 8 नगरियों के बीच में, इन 8 नगरियों के बीच में एक तीर्थंकर है, इन 8 नगरियों के बीच में एक तीर्थंकर है। ऐसे हर एक 8-8 नगरी के बीच में एक तीर्थंकर है। तो कुल 32 नगरियों के बीच में 4 तीर्थंकर नियम से होते हैं, और एक मेरु संबंधी 4 तीर्थंकर है, तो 5 मेरु संबंधी 20 तीर्थंकर हमेशा पाए जाते हैं। रही बात भरत और ऐरावत क्षेत्र की, तो यहाँ काल परिवर्तन होता है। उस काल परिवर्तन की एक स्लाइड में आपको दिखाता हूं कि कौन कौन से काल परिवर्तन वहां होते हैं। ये 6 काल के परिवर्तन हैं जो कि भरत और ऐरावत क्षेत्र में होते हैं। आप इसमें देख सकते हैं चार्ट के अंदर। सबसे पहले काल का नाम है सुषमा। सुषमा माने जब उत्कृष्ट भोग भूमि होती है उसकी स्थिति, माने चौथा पहला काल 4 कोड़ा कोड़ी सागरों तक रहता है। उसमें मनुष्यों की आयु प्रारंभ में 3 पल्ले और घटते घटते 2 पल्ले हो जाती है। जो मनुष्यों को जो भूख है वो 3 दिन बाद लगती है,
और 3 दिन बाद भी वो जो आहार करते हैं वो आहार बहुत कम होता है, वो केवल बेर जो होता है बेर जितना आहार करते हैं। दूसरा काल होता है जो कि मध्यम भोगभूमि कहलाता है, उसमें 3 कोड़ाकोड़ी सागर की स्थिति है। मनुष्यों की आयु उसमें शुरू में 2 पल्ले और घटते घटते 1 पल्ले हो जाती है। आदमी की ऊंचाई 2 कोस की होती है। आप देखिए कि पहले मनुष्यों की जो ऊंचाई है, जैन दर्शन के हिसाब से पहले उत्कृष्ट भोगभूमि में 3 कोस मानी गई थी। 3 कोस माने 6 मील। 6 मील माने लगभग 10 किलोमीटर, माने 10 किलोमीटर ऊंचा आदमी था पहले। और 10 किलोमीटर से घटते घटते वो 2 कोस माने 4 मील अर्थात 6.5 किलोमीटर का रह गया। फिर 6.5 किलोमीटर से वो 3.5 किलोमीटर का हो गया। तो ऐसे इसकी जो ऊंचाई है मनुष्य की वो घटती जा रही है और शरीर की ताकत भी घटती जा रही है। पहले 3 दिन बाद भूख लगती थी और बेर जितने आंवले से बेर जितने फल से हो जाता था। फिर थोड़ा और ज्यादा समय आया, जैसे जैसे काल अवसर पड़ी के हिसाब से घटता गया, शरीर की ऊंचाई घटती गई, शरीर का बल घटा, तो 2 दिन बाद भूख लगने लगी और 2 दिन बाद जो है वो आंवले जितना आहार करते थे। फिर उसके बाद 3 कोड़ाकोड़ी सागर बाद तीसरी जो है जघन्य भोगभूमि प्रारंभ हुई और जघन्य भोगभूमि की स्थिति 2 कोड़ाकोड़ी सागर की थी। उसमें मनुष्यों की प्रारंभ में आयु 1 पल्ले की थी, घटते घटते 1 करोड़ पूर्व की आयु हो गई। और जो मनुष्यों के शरीर की ऊंचाई थी वो 1 कोस की थी शुरू में और घटते घटते 500 धनुष माने आधे मील की रहेगी। शुरू में 2 मील की ऊंचाई थी और घटते घटते वो आधे माइल की ऊंचाई रह गई। और उनको हर एक दिन के बाद में भूख लगने लगी और उनका जो आहार था वो बहेड़े के फल होता है जो कि आंवले से भी बड़ा होता है, उतना उनको आहार की जरूरत लगने लगी। फिर बाद में जब चौथा काल आया, उस चौथे काल की स्थिति 1 कोड़ाकोड़ी सागर की है और उस चौथे काल के अंदर ही हमारे तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, मुनिराज, धर्म की परंपरा, ये सब चौथे काल में होती है। धर्म जो है वो चालू होता है चौथे काल में। कुलकरों के माध्यम से धर्म, मतलब कुलकरों के माध्यम से जब भोग भूमि से हम ट्रांजिट होते हैं कर्म भूमि में, तो कुलकरों के माध्यम से हमें व्यवस्थाएं समझ में आती है। वे हमें समझाते हैं कि अब भोग भूमि खत्म हो गई है, अब कल्प वृक्ष खत्म हो गए हैं, अब कर्म भूमि चालू हुई है जहाँ मनुष्यों को असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प आदि के द्वारा आजीविका करनी होगी और वो सब चीजें सिखाते हैं। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने सब चीजें हमें सिखाई थी, वे प्रथम तीर्थंकर थे। और वो उस समय से जो है धर्म की परंपरा भी आदिनाथ भगवान के द्वारा चालू हुई, मोक्ष मार्ग का उपदेश चालू हुआ, दान की परंपरा चालू हुई, अनेक चीजें चालू हुई। और उस समय व्यक्ति को हर एक दिन में एक दिन के अंदर भूख लगती थी, रोज दिन में 1 बार वो खाना खाता था और उससे उसकी तृप्ति हो जाती थी। अब ये जो है 5वां काल आया है। इस 5वें काल की स्थिति 21,000 वर्ष की है। इसमें प्रारंभ में मनुष्यों की आयु 120 साल थी और घटती घटती 5वें काल के अंत में मनुष्यों की आयु केवल और केवल 20 साल रह जाएगी। शुरू में जो ऊंचाई थी वो 7 हाथ की थी और घटते घटते मनुष्यों की ऊंचाई 2 हाथ की रह जाएगी। और आज के आदमी को आहार दिन में वैसे तो 2 बार की जरूरत होती है, शास्त्र के हिसाब से तो 2 बार का आहार मनुष्य के लिए पर्याप्त है, लेकिन आज का आदमी 2 बार नहीं अनेक बार खाता है। इस 21,000 साल 5वें काल बीतने के बाद 6ठा काल आएगा जिसका की समय 21,000 वर्ष ही रहेगा। प्रारंभ में आयु 20 वर्ष रहेगी और घटते घटते 15 साल रह जाएगी। ऊंचाई शरीर की ओर घट जाएगी, 2 हाथ से लेकर 1 हाथ तक रह जाएगी और आदमी 2 बार नहीं अनेकों बार बारंबार सुबह से शाम तक खाएगा और धर्म कर्म की कोई प्रवृत्ति नहीं रहेगी और मनुष्य सब मांस भक्षी होंगे, नग्न होंगे, अग्नि नहीं होगी, लोग जल में से मछली और मछलियों को निकाल निकाल के जिंदा खा जाएंगे, मनुष्य मनुष्य का भक्षण करने लग जाएगा। ये सब चीजें 6ठे काल में आएगी और 5वां काल का अभी 2,500 वर्ष बीता है। अभी 18,500 वर्ष और अभी 5वें काल में बाकी है। सिमंदर भगवान का विहार होता है। सिमंदर भगवान का विहार विदेश क्षेत्र में ही होता है। सिमंदर भगवान भरत क्षेत्र में नहीं आते। खादियों में लवण, जम्बू द्वीप की खाड़ियों में लवण समुद्र का पानी कहीं से नहीं आता है। ये तो प्रारंभ में जब उपसमुद्र बने थे, चौथे काल के प्रारंभ में जब खूब वर्षा हुई थी तभी इन उपसमुद्रों का निर्माण हुआ था और तब से उपसमुद्र मौजूद है। इसके अलावा मेरे को एक रचना और समझानी है आप लोगों को, जिसका अपन चलते हैं। कुभोग भूमि।
ये जम्बू द्वीप के बाहर ये जो लवण समुद्र है, उस लवण समुद्र में 48 द्वीप है। जैसे समुद्र में आइलैंड होते हैं, ऐसे ही आइलैंड्स है, और इन आइलैंड्स पे मनुष्य बसते हैं। लेकिन उन मनुष्यों के शरीर का जो आकार है वो तिरंचो जैसा रहता है। किसी का आकार हाथी के मुंह जैसा, किसी के मुंह का आकार, मतलब मुंह तो होता है तिरंचो के आकार जैसा, और नीचे जो धड़ होता है वो धड़ जो है वो मनुष्य जैसा होता है। तो मनुष्यों के मुंह के आकार अनेक प्रकार के हैं। कोई द्वीप में रहने वाले मनुष्य का मुंह जो है वो हाथी जैसा है, किसी का बेल जैसा है, किसी का उल्लू जैसा है, किसी का बंदर जैसा है, किसी का खरगोश जैसा है, किसी का मगरमच्छ जैसा है। ऐसे अलग अलग तिरंचो के फेस के मनुष्य होते हैं। मतलब तिरंचो का जो फेस होता है वैसे फेस वाले मनुष्य होते हैं वहां। ये सब लवण समुद्र में है। लवण समुद्र में टोटल 48 द्वीप है। 24 जम्बू द्वीप के निकट है और 24 जो है वो धारती खंड द्वीप के निकट है। मतलब ये जम्बू द्वीप के किनारे किनारे और उधर धारती खंड के द्वीप के किनारे किनारे ये 48 द्वीप है। इन 48 द्वीपों में तिरंचो के निवास है। यदि अपन पूरा रोटेट करके देखें, ये हाथी है, हाथी के मुख के निवास है, फिर ये बेल के, और ये जो है उल्लू के आकार के हैं, ये शेर के आकार के, खरगोश के आकार के, कुछ एक पांव वाले मनुष्य है, कुछ इतने लंबे कान वाले हैं कि वे कान ही ओढ़ लेते हैं, कान ही उनका बिछोना और कान को ही ओढ़ के सो जाते हैं। ऐसे सब द्वीपों में ये कुभोग भूमि के मनुष्य हैं ये सब। रुचि शाह का प्रश्न है, हम लोग समझते हैं कि हमने लास्ट भाव में कुछ कर्म बांधे होंगे, उससे हमें इस भाव कुछ सहना पड़ रहा है, तो ये भाव की परंपरा की सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे समझे और कौन सा माने? ऐसा है, जैन दर्शन में कोई स्टार्टिंग मानी नहीं गई, अनादि और अनंत है। मैं आपसे एक प्रश्न पढ़ता हूँ रुचित जी, कि सबसे पहला सोमवार कब था, पहला रविवार कौन सा था, और सबसे आखिरी सोमवार और रविवार कब आएगा? कीर्ति कुमार जी का प्रश्न है कि हर आरा किस दिन किस तिथि से आरंभ होता है? हर आरा, ये आर्य के तिथियां हैं, ये सब शास्त्रों में दी हुई है, इनका पूरा विस्तार दिया है, अभी उस डिटेल में अपन नहीं जाएंगे। लेकिन हर काल का एक प्रारंभ होता है और वो काल का अंत भी होता है। ठीक है, तो ये ढाई द्वीप के अंदर ये इस तरह की ये सब, मतलब ये ढाई द्वीप के अंदर ये लवण समुद्र में भी कुभोग भूमि है, और ये जो कालोदधी समुद्र है उस कालोदधी समुद्र में भी कुभोग भूमियां हैं। जैसे 48 यहाँ है, ऐसे 48 कुभोग भूमि कालोदधी समुद्र में भी है। तो कुल 96 अंतर्द्वीप है जिनमें ये कु मनुष्य रहते हैं। अब आपको एक कर्म भूमि और भोग भूमि की भी स्लाइड बताते हैं, क्या कर्म भूमि और क्या भोग भूमि। भोग भूमि किसे कहते हैं, कर्म भूमि किसे कहते हैं? भोग भूमि उसे कहते हैं जब 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से भोग सामग्री मिलती है। क्या 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से जहां भोग सामग्री मिले उसका नाम है भोग भूमि। और जहां मनुष्य को 6 प्रकार के काम करने पड़ते हैं, असी माने लेखन लिखना, खेती करना, तलवार चलाना, असी तलवार चलाना, लिखना, खेती करना, व्यापार करना, पढ़ना लिखना, ये सब चीजें कर्म भूमि में करनी पड़ती है। जहाँ आजीविका कमाने के लिए आदमी को काम करने पड़ते हैं, जॉब करनी पड़ती है, बिजनेस करना पड़ता है, वो कर्म भूमि है। और जहाँ कुछ नहीं करना पड़ता, स्त्री और पुरुष युगल रूप में उत्पन्न होते हैं और 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से उनको मनचाही भोग सामग्री मिलती है, वो भोग भूमि है। भोग भूमि का एक चित्र, ठीक है। कुभोग भूमि के मनुष्यों की पूरा वर्णन है, कैसे कैसे मनुष्य रहते हैं, खरगोश के समान, घोड़े, सिंह, इन सब के आकार वाले वहां कुभोग भूमि मनुष्य। इनका आहार सबका मिट्टी, फल और फूलों का इनका आहार है, और आयु सबकी एक पल्ले है।
अपन ढाई द्वीप को समझते हैं, थोड़ा सा जो बचा था अपना हिस्सा। ये हमारा ढाई द्वीप है। ये जैसा कि अपन ने बताया था पहले, ये एक मेरू यहाँ है, एक मेरू यहाँ है धात्की खंड द्वीप में। ऐसे ही पुष्करार द्वीप में एक मेरू यहाँ है, एक मेरू यहाँ है। तो इस प्रकार से पांचों मेरू एक सीध में है। ये पांचों मेरू, सबसे पहला सुदर्शन, फिर विजय मेरू, विद्युत माली, ऐसे 5 मेरू, विजय, अचल, मंदर और विद्युत माली। विजय, अचल, मंदर और विद्युत माली, ऐसे 5 मेरू है ये। और इन 5 मेरुओं पे 80 जिन चैत्यालय है। जैसा धात्की खंड द्वीप है, जैसे कि धात्की खंड द्वीप के 2 टुकड़े हो गए ईश्वाकार पर्वत से, ऊपर और नीचे, और 2 टुकड़े हो गए टायर के ट्यूब समान। ऐसे ही जो पुष्करवर द्वीप है उसके भी 2 हिस्से हैं, एक ऊपर ईश्वाकार पर्वत से टुकड़ा हुआ और एक नीचे ईश्वाकार पर्वत से टुकड़ा हुआ। ऐसे 2 टायर ट्यूब होती है, टायर की ट्यूब। तो ट्यूब का अपन ने एक ऊपर कट लगाया, एक नीचे कट लगाया, तो 2 हिस्से आ जाते हैं। ऐसे ही इस पुष्कर द्वीप के भी 2 हिस्से हैं, ठीक धात्की खंड द्वीप के समान। तो इसमें हर मेरू के वही 6 रचनाएं हैं, मैंने हर मेरू में 6 पर्वत है, 7 क्षेत्र है, 6 तालाब है, 14 नदियां हैं। वो सब एक मेरू जैसी व्यवस्था सब जगह, जैसी एक मेरू की जम्बू द्वीप में बताई, ऐसी हर मेरू की व्यवस्था अन्य द्वीपों में भी आप जान लेना। अब ये कुल जो है 2.5 द्वीप का विस्तार जो है 45 लाख योजन है। ये थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं कैसे 45 लाख योजन होता है। हाँ, ये 1 लाख योजन है यहां से यहां तक का। सॉरी, यहां से यहां तक 1 लाख है। फिर यहां से यहां यदि आप और आगे जाएंगे तो ये 2 लाख है। फिर उसके बाद में ये 4 लाख है। फिर ये 8 लाख है। फिर उसके बाद 16 होना चाहिए, लेकिन वो आधा ही है इसलिए 8 है। तो 8, 8, 16, 4, 20, 22 और ऐसे ही 22 लाख यहाँ हो जाएगा। तो 22 और 22 44। ये बीच का जो 1 है ये 1, ऐसे 45 लाख योजन का पूरा 2.5 द्वीप है। यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है वो 45 लाख योजन की। इसके बाहर भी असंख्यात द्वीप समुद्र है जिनमें त्रियंच है, और अंत का स्वयंभू रमण द्वीप है जो कि लगभग इधर और इधर आधा राजू का है। और इसके पहले स्वयंभू रमण द्वीप है, उस स्वयंभू रमण द्वीप के ठीक मध्य में स्वयंप्रभ पर्वत है। स्वयंप्रभ पर्वत के इस ओर, स्वयंभू रमण समुद्र की ओर, तिर्यंच जीव निवास करते हैं। और स्वयंभू रमण समुद्र में भी तिर्यंच है। 2 इंद्रिय तिर्यंच भी है, 3 इंद्रिय भी है, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय सब तिर्यंच है। और 4 कोनों में भी तिर्यंच है। इस प्रकार ये अपना पूरा वर्णन अभी मध्यलोक का पूरा हुआ। किसी के और कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, अन्यथा इसे हमें यहीं समाप्त करना होगा क्योंकि हमारा समय हो चुका है। इसके बाद यदि हमारे पास समय होगा तो हम कभी उर्दू लोक समझेंगे। कोई प्रश्न किसी का? इस विश्व को किसी ने नहीं बनाया, ऐसा करना कर्म भूमि बहन। और कुछ प्रश्न होंगे तो मैं आपका जवाब दूंगा। आप मेरे फेसबुक पेज पे भी प्रश्न पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज डाल सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब चैनल पे मैंने 3 लोक की रचनाओं को 6 घंटे के प्रवचन के माध्यम से समझाया है। उस यूट्यूब चैनल का नाम है जैन लेक्चर्स, जो कि एक ही वर्ड में है, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं। आप सब लोगों ने इतनी देर तक हमें देखा, आप सबका धन्यवाद। हरीश गाला जी का और दिलीप मेहता जी का भी धन्यवाद, जिन्होंने की अवसर प्रदान किया जिससे हम जैन स्टडी ग्रुप के मंच पे इस 3 लोक की रचना को समझ सके। और भी कोई आगे यदि हमें रचना समझना होगा तो हम आगे पुनः विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए हम यहीं समाप्त करते हैं। सभी को जय जिनेन्द्र, जय।
मैं फिर भी 30 सेकंड और हूं यहाँ पे, यदि किसी को प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ लीजिएगा। मैं जब तक किसी के जो आप लोगों के प्रश्न उनका जवाब देखता हूं क्या है। कुभोग भूमि में मून हो, कुभोग भूमि में कौन जाते हैं? कुभोग भूमि में वे जीव जाते हैं जो कि मायाचार से व्रत आदि ग्रहण करते हैं, मायाचारी करते हैं, व्रत ग्रहण करके छल कपट करते हैं और व्रतों का ठीक ठाक पालन नहीं करते, मंत्र तंत्र ज्योतिष विद्या आदि से आजीविका करते हैं, धर्म के माध्यम से आजीविका करते हैं, वे कुभोग भूमि जाते हैं। प्रफुल्ल जैन का प्रश्न है, मनुष्य तो केवल अढ़ाई द्वीप में ही होते हैं, राइट? तो लवण समुद्र में कैसे? अढ़ाई द्वीप के बीच में 2 समुद्र है, उन समुद्रों में भी मनुष्यों का जाना बन सकता है। और मनुष्यों जो अढ़ाई द्वीप के बीच में जो 2 समुद्र है, उन समुद्रों के बीच में जो अंतरद्वीप है वहां भी मनुष्य रहते हैं। अढ़ाई द्वीप तक मनुष्य जा सकता है, इसका मतलब अढ़ाई द्वीप में ही नहीं रहता, अढ़ाई द्वीप तक जा सकता है। अढ़ाई द्वीप के अंदर जो समुद्र है वहां तो मनुष्यों की स्थिति है ही। हिमालय जी का प्रश्न, भैया वैज्ञानिक मून पर कहाँ जाते हैं? वैज्ञानिक मून पर जा सकते हैं क्योंकि ऊपर 99,000 योजन जाने तक कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रेश शाह जी का कहना है, इस काल के बाद मनुष्य कर्म के बाद कहाँ जाते हैं? इस काल के बाद मनुष्य कर्मा के बाद कहाँ जाते हैं? मनुष्य कर्म के बाद कहाँ जाते हैं? इस काल के बाद मनुष्य मर के कहाँ जाएंगे? मर के जैसा भाव करेंगे वैसी गति में जाएंगे। तिर्यंश में जा सकते हैं, देव बन सकते हैं, नारकी बन सकते हैं, किसी भी गति में जा सकते हैं। आनंदी में भी पहली बार तो कोई स्टार्टिंग हुआ होगा? अनादि में कोई स्टार्टिंग नहीं है, यदि अनादि का भी स्टार्टिंग मानेंगे तो वो अनादि नहीं कहलाएगा। अर्चेश पाटोती जी का, अनादि का मतलब जिसकी कोई शुरुआत नहीं है। आदित्य, सुभोग भूमि कहाँ है भैया? हाँ, सुभोग भूमि हमने नहीं बताई है, 1 सेकंड में आपको मैं सुभोग भूमि भी दिखाता हूं। ये जो जम्बू द्वीप है, ये जम्बू द्वीप के अंदर ये हिमवन पर्वत और महाहिमवन पर्वत के बीच में जो हिमवत क्षेत्र है वहां जगन्य भोग भूमि है। उसके बाद में हिमवत क्षेत्र और निषद पर्वत के बीच में हरी क्षेत्र में मध्यम भोग भूमि है। और उसके बाद में देवकुरु और उत्तर कुरु जो दिख रहा है आपको, इसमें उत्कृष्ट भोग भूमि है। तो ऐसे 3 यहाँ उत्तम भोग भूमि, 3 भोग भूमि यहाँ है दक्षिण में और 3 ही भोग भूमि उत्तर में। तो 1 मेरु संबंधी 6 भोग भूमि है, तो 5 मेरु संबंधी कुल 30 सुभोग भूमि है। बढ़िया प्रश्न था ये। इसके अलावा अमित जैन जी का कहना है, लवण समुद्र में 2.5 द्वीप के अंदर में आते हैं इसलिए। ठीक है। सचिन जैन जी का, कुभोग एंड भोग भूमि में धर्म होता है क्या? कुभोग भूमि और भोग भूमि में धर्म नहीं होता है, लेकिन कोई यदि वहां चले जाए, अर्थात कोई मुनिराज चले जाए या कोई देवी, कोई पूर्व भाव का मित्र हमारा देव वहां पर आ जाए, तो वो वहां पर आकर हमको धर्म का उपदेश दे सकता है। तो वहां हम सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, व्रत आदि नहीं ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि भोग भूमि है तो भोग में भोग भोगने का भाव आए बिना नहीं रहेगा, इसलिए भोग तो भोगेंगे ही। और जब तक भोग भोगते हैं तब तक व्रत नहीं होते हैं, इसलिए वहां व्रत नहीं होते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। अनुराधा रमानी जी का प्रश्न है, क्या इस विश्व में का निर्माण भगवान आदिनाथ जी ने किया था? नहीं, इस विश्व का निर्माण किसी ने नहीं किया है। भगवान आदिनाथ जी ने केवल मोह राग द्वेष का अभाव करके केवल ज्ञान की प्राप्ति की, और हमको भी मोह राग द्वेष के नाश करने का उपाय बताया, अपने आत्मा का स्वरूप बताया, और आत्म स्वरूप को कैसे प्राप्त करना है, भगवान कैसे बनना है, वीतराई कैसे बनना है, ये बताया। भगवान न हमारे दुनिया को बनाते हैं, न दुनिया को चलाते हैं, न दुनिया को नष्ट करते हैं। भोग भूमि में तो काल वृक्ष होते हैं, कल्प वृक्ष होते हैं भोग भूमि में। कर्म भूमि में कल्प वृक्ष, हमारे भरत क्षेत्र के आर्यखंड में भी जब तक भोग भूमि थी तब तक कल्प वृक्ष थे, और जैसे जैसे कर्म भूमि आई तो कल्प वृक्ष समाप्त हो गए। लेकिन भोग भूमि में जो कल्प वृक्ष है वो सदाकाल रहते हैं, क्योंकि भोग भूमि अवस्थित है, उनमें परिवर्तन नहीं होता। जो जैसी शाश्वत भोग भूमि वो वैसी रहती, इसलिए वहां हमेशा कल्प वृक्ष पाए जाते हैं। इस विश्वास को किसी ने नहीं बनाया इसे। ठीक है। अनुराधा सब बोल्ट, उद्योग परिभोग का, उपभोग परिभोग का मीनिंग क्या है? उपभोग माने जो एक बार भोगे जाए, और परिभोग माने जो बार बार भोगे जाए। 4 कॉर्नर दिखलाए, वो पानी है या जमीन? 4 कॉर्नर में जमीन है। रुचिका जी, 4 कॉर्नर्स में जमीन है।
देव कहां तक जा सकते हैं, देव कहीं भी जा सकते हैं, भोग भूमि में कैसे जाते हैं, भोग भूमि में बता ही दिया मैंने। और आपका, और यदि हमारा अगला कोई सेशन होगा तो आपको यही जैन स्टडी ग्रुप पे आपको जानकारी दे दी जाएगी। जैन स्टडी ग्रुप के पेज को आप देख लीजिएगा, मेरे पेज को देख लीजिएगा फेसबुक के, और यूट्यूब पे जो जैन लेक्चर है उस पर भी आप देख लेना। और एक yjsg.in यंग जैन स्टडी ग्रुप की एक साइट है yjsg.in, उस पर भी आपको अनेक जानकारी मिल जाएगी आगे के लेक्चर्स की। अभी हम यही समाप्त करते हैं। सबको जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत धन्यवाद जैन स्टडी ग्रुप का जिन्होंने प्रोग्राम आयोजित किया। थैंक यू।